अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग तारीख़ मज़मून का 8वां सबक 8वीं जमात का सूल नाफरमानी की तहरीक को पढ़ेंगे। सूल नाफरमानी का मतलब होता है अदम ताउन, हुकूमत के टैक्सों की अदायगी से इनकार कर देना। अब टैक्स जो होते हैं हम सब ने इससे पहले हमने देखा है, समझा है। आज के दौर में जैसे हम भरते हैं पानी पट्टी, घर पट्टी, नल पट्टी, बिजली का टैक्स है, बिजली जो इस्तेमाल करते हैं वो भरते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर आमदनी ज़्यादा है तो हम इनकम टैक्स भरते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग जो टैक्स लगाते हैं, इस टैक्स के ज़रिए से हुकूमत को जो है फ़ायदा होता है, हुकूमत के ख़जाने में पैसा जमा होता है और वही पैसा, वही ख़जाना जो है हुकूमत हमें बुनियादी सहूलत अता करने के लिए इस्तेमाल करती है। जैसे रोड बनाना, गटर बनाना, बिजली के लाइट लगवाना, रास्ते में साफ़ सफाई का इंतज़ाम करना, पीने के लिए साफ़ पानी देना। ये दीगर अखराजात जो हुकूमत जो रहती है वो टैक्स के पैसों से मुकम्मल करती है और हमको जो है बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश करती है। आज़ादी से पहले भी हुकूमत ने बहुत सारे टैक्स लगाए थे, लेकिन चूँकि उस वक्त हमारा मुल्क भारत जो था ये बहुत ज़्यादा गरीब था, आवाम के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। इस वजह से उस वक्त के जो कौमी लीडरान थे, जैसे महात्मा गांधी हैं, खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान हैं और दीगर दूसरे जवाहरलाल नेहरू हैं, मौलाना आज़ाद हैं और जितने बेशुमार हमारे मुल्क के अंदर जो है हमारे कौमी लीडरान गुज़रे हैं, उन तमाम लोगों ने जो है मिल कर के जो है हुकूमत के टैक्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और उस आवाज़ उठाने को तमाम अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग तहरीकें शुरू हुई थी, उन तमाम तहरीकों को जो है सूल नाफरमानी की तहरीक से बताया गया। इस सूल नाफरमानी की तहरीक में आप लोग देखेंगे तो पहली तहरीक जो बताई जा रही है वो पहली तहरीक है डांडी यात्रा, है ना। ये डांडी यात्रा की तस्वीर भी दी गई है यहाँ पर। तो डांडी यात्रा गांधी जी ने शुरू की थी। गांधी जी ने जो है डांडी यात्रा को तोड़ने के लिए, गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़ने के लिए, सबसे पहले तो ये भी समझ लीजिए कि डांडी यात्रा जो है ये नमक के कानून को तोड़ने के लिए शुरू की गई थी, है ना। नमक के ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगाया था जो कि बहुत ज़्यादा था, उसको तोड़ने के लिए डांडी यात्रा शुरू की गई थी। चूँकि नमक जो है ये हमारी इंसानी ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व है ना। हमारी ज़रूरतें जो हैं, हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो नमक के बगैर अधूरी। हम कोई भी डिश बना ले, उसके अंदर अगर नमक नहीं रहेगा तो उसका जायका ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से जो है ये सरासर नाइंसाफ़ी थी, इसलिए गांधी जी ने जो है नमक का सत्याग्रह किया, है ना। और इसको जो है हुकूमत, अंग्रेज़ हुकूमत के ज़ालिमाना और गैर मुनसिफ़ाना क़वानीन को पुरअमन और बेहतरीन तरीके से, यानी बगैर किसी से लड़े हुए, बगैर किसी से उलझे हुए, खामोशी से अपने काम से काम रखते हुए जो है वो सत्याग्रह का रास्ता अपना के जो है उसको तोड़ने की कोशिश की। गांधी जी नमक की सत्याग्रह तोड़ने के लिए गुजरात के साहिल समंदर पर डांडी मकाम का उन्होंने इंतखाब किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से जो है डांडी यात्रा के लिए रवाना हुए, डांडी के लिए रवाना हुए। इस साबरमती आश्रम जो है ये गांधी जी का आश्रम है जो आज भी गुजरात में मौजूद है। वहाँ गांधी जी रहा करते थे और वहाँ से अपने 78 साथियों के साथ जो है 12 मार्च 1930 को वो डांडी के लिए रवाना हुए। तकरीबन 385 किलोमीटर पैदल सफ़र किया उन्होंने। कितना? 385 किलोमीटर उन्होंने पैदल सफ़र किया और रास्ते में जो भी कस्बे, जो भी देहात, जो भी गांव, जो भी शहर आते थे वहाँ वो रुककर तकरीर करते थे और लोगों से कहते थे कि इस तहरीक सूल नाफरमानी में वो शामिल हो, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हुकूमत ने हमारे ऊपर गैर मुनसिफ़ाना क़वानीन लादे हुए हैं, है ना, जिससे हमारे को और ज़्यादा मुफलिसी और लाचारी का इजहार होता है, उसको तोड़ने में उन्होंने उनसे जो है मदद मांगी। और तमाम के तमाम भारतीय अवाम ने गांधी जी की आवाज़ में आवाज़ मिलाई और इस तरीके से डांडी यात्रा सफल हुई। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो है वो जो है डांडी में पहुंच गए थे। डांडी में पहुंचने के बाद 6 अप्रैल को जो है उन्होंने डांडी के साहिल पर नमक उठाकर जो है इस तरीके से नमक के कानून को तोड़ दिया। और तोड़ने के साथ गांधी जी ने एक तरीके से पहली तहरीक थी जिसको कामयाबी से पार कर लिया था, उसको मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद फिर एक तहरीक का लंबा सिलसिला शुरू हो गया, है ना। उसके बाद उन्हीं तहरीकी सिलसिलों के अंदर दूसरी तहरीक शुरू हुई, वो थी पेशावर की सत्याग्रह। खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान ये गांधी जी के एक बेहतरीन साथी थे। ये है पेशावर की दूसरी तहरीक, ये खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान का
फ़ोटो, है ना। तो खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान ये गांधी जी के बहुत बेहतरीन साथी थे, है ना। हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में गांधी जी के साथ हमेशा पेश रहे। आप लोग देखो, इसी वजह से जो है इनको सरहदी गांधी के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्होंने भी बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे मुल्क को आज़ाद करने के लिए। तो गांधी जी की दांडी यात्रा के सफल हो जाने के बाद, कामयाब हो जाने के बाद, खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान ने शुमाली मगरबी सरहदी सूबे में जो है पेशावर की सत्याग्रह इन्होंने शुरू की, है ना। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामी तंजीम कायम भी की थी। 23 अप्रैल 1930 को उन्होंने पेशावर में सत्याग्रह शुरू किया। अब आप लोग देखो, यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा मुकम्मल हो रही है। उसके चंद दिनों के बाद 23 अप्रैल 1930 को उन्होंने पेशावर में सत्याग्रह जो है शुरू कर दी थी। तकरीबन एक हफ्ते तक पेशावर सत्याग्रह करने वालों के कब्ज़े में रहा। जो पेशावर नामी शहर है, जो आज के पाकिस्तान में, पहले वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में था, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों मिलाकर हमारा मुल्क था, है ना। तो पेशावर ये सत्याग्रह करने वालों के कब्ज़े में रहा। हुकूमत ने गढ़वाल फ़ौजी दस्ते को जो है पेशावर को आज़ाद कराने के लिए, सत्याग्रह से छुड़वाने के लिए भेजा, लेकिन गढ़वाल फ़ौजी दस्ते के जो कमांडर थे, जिनको अफसर बनाकर मुंतखब करके भेजा गया था, अफसर चंद्र सिंह ठाकुर ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि चंद्र सिंह ठाकुर ये एक भारतीय थे और उन्होंने भारतीय अवाम के ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस वजह से उन्हें जो है फ़ौजी अदालत में बहुत सख्त सज़ा दी गई थी और उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था, उनको फ़ौज से बरतरफ कर दिया गया था। गांधी जी के ज़रिए से शुरू की गई सूल नाफरमानी की तहरीक की वजह से अंग्रेज़ हुकूमत मुश्किल में आ गई थी। 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ़्तार कर लिया गया। हुकूमत ने जब इस्तेदाद का रास्ता इख्तियार किया, पूरे मुल्क में गांधी जी की गिरफ़्तारी की मजम्मत हुई। अब जैसे एक तहरीक दांडी की शुरू हुई, उसको ख़त्म हुई, मुकम्मल नहीं हुई, कामयाब नहीं, उसके बाद खान अब्दुल गफ़्फ़ार ने पेशावर के अंदर शुरू कर दी, वो भी कामयाब हो गई। तो ये देखते हुए अंग्रेज़ हुकूमत डर गई थी और अपने डर को छुपाने के लिए, तहरीक के सिलसिलों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो है गांधी जी को गिरफ़्तार कर लिया और उनको गिरफ़्तार करने के बाद वो लोग जो है उनको जेल में डाल दिए। इस वजह से पूरे के पूरे मुल्क में गांधी जी की गिरफ़्तारी को लेकर बड़ी ही पुरज़ोर मजम्मत की गई। तीसरी तहरीक जो शुरू हुई थी वो थी शोलापुर की सत्याग्रह, है ना। गांधी जी को 4 मई 1930 को उठाकर जेल में डाल दिया गया। 6 मई 1930 को ये शोलापुर की सत्याग्रह शुरू हुई। शोलापुर की सत्याग्रह में जो है मिल मजदूर जो थे वो पेश थे। इन्होंने एक बड़ा जुलूस निकाला और हुकूमत के कानून के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने आवाज़ उठाई। हुकूमत का कानून ये था कि वो हिंदुस्तानी कपड़े को बाहर इंग्लिस्तान भेजते थे और दूसरे ममालिक में भेजते थे, यानी उनकी पैदावार वो लोग एक आइडिया से कम करा रहे थे और अपने मुल्क इंग्लिस्तान से जो कपड़े तैयार होकर आते थे उनको जो है यहाँ हिंदुस्तान में फ़रोख्त करने की कोशिश करते थे। तो उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर ये सत्याग्रह शुरू की गई 6 मई 1930 को, है ना। 1930 को जब सत्याग्रह शुरू हुई तो हुकूमत ने इस जुलूस को रोक दिया। सत्याग्रह करने के लिए जो जुलूस निकाला गया था, है ना, उस जुलूस को हुकूमत ने रोका और सिर्फ रोका ही नहीं, उसको पर लाठी चार्ज की और उसके अंदर बेशुमार लोगों को ज़ख्मी किया और शंकर शिवदारे समेत कई रज़ाकारों को इस उन्होंने वहाँ पर हलाक कर दिया, है ना। और हलाक करने के बाद जो है वहाँ पर सत्याग्रह के अंदर जो आवाम थी, जो जुलूस था, वो मुश्ताल हो गया, वो अपना होश हवास खो बैठा। तो उसने जो है अवामी मकामात जैसे पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अदालत, म्युनिसिपल इमारतों पर जाकर हमला किया, वहाँ तोड़ फोड़ की, आगजनी की, है ना। तो इसके ख़िलाफ़ हुकूमत ने फिर सख्त कदम लिया और मार्शल लॉ लगा दिया, यानी फ़ौजी कानून लगा दिया। हमारे यहाँ भी देखो अक्सर फसाद होता है तो मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, यानी फ़ौज आ जाती है, पूरे गांव का, शहर का निज़ाम फ़ौज के हाथ में रहता है और वो अपने हिसाब से जो है यहाँ पर गांव को और शहर को चलाते हैं। तो उसी तरीके से हुकूमत ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और इस तहरीक में पेश रहने वाले जो थे 4 कारकुन, उनको जो है फांसी दी गई। उन चारों की यहाँ तस्वीर दी गई है, आप लोग तस्वीर के ज़रिए से देख समझ सकते हैं। पहला है, उसके अंदर जो है मलपंदा सेट्टी, ये, उसके बाद श्री कृष्ण सारड़ा, कुर्बान हुसैन, जगन्नाथ शिंदे, इन लोगों को जो है फांसी दे दी गई, है ना। और हुकूमत ने इस तरीके से इस तहरीक को कुचलने की कोशिश की। उसके बाद दूसरी जो सत्याग्रह थी वो थी धारासना सत्याग्रह।
है ना। गुजरात के धारासना में होने वाले सत्याग्रह की क़यादत सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू की यहाँ फोटो बनी हुई है। उन्होंने भी गांधी जी की डांडी के जैसे जो है नमक के कानून को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर हुकूमत बर्बरियत को उतारू हो गई थी। हुकूमत लोगों को मारने लगी थी। जो लोग तहरीक में शामिल हुए थे उनको पर लाठियाँ बरसाई गई। लाठियाँ बरसाने वाले पुलिस लाठी बरसाते जा रहे थे और मार खाने वाले भारतीय खामोशी से मार खाए जा रहे थे। एक दस्ता खामोशी से मार खाता था, लेकिन तहरीक ख़त्म नहीं होने देती थी। इसके ऊपर उन्होंने ज़ोर दिया, है ना। उनको उठाकर जब हॉस्पिटल में लेके जाते थे ज़ख्मों के इलाज के लिए, तो दूसरा दस्ता वहाँ आ जाता था। ये अमल मुसलसल जारी रहा। महाराष्ट्र में वडाला, मालोन और सरोडा के मकामात पर नमक का सत्याग्रह किया गया, और जहाँ पर नमक के सार नहीं थे, यानी ऐसी जगह जहाँ पर नमक बनाया नहीं जाता था, तो उन इलाकों के अंदर जो है उन्होंने जंगल के ताल्लुक़ से जो कानून अंग्रेज़ हुकूमत ने बनाए थे उसको तोड़ने की कोशिश की। और इसकी इब्तिदा भी हमारी रियासत महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र में बलासी, संगमनेर, कलवन, चिन्नेर, पोसत वगैरह मकामात पर जो है जंगलात की सत्याग्रह करके जो है यहाँ पर उस हुकूमत के कानून को, जंगलात के कानून को तोड़ने की कोशिश की। अब यहाँ पर जो दूसरी बाबूगीनी सैयद की जो कुर्बानी यहाँ पर बयान की जा रही है, ये कपड़े के ताल्लुक से। जब अंग्रेज़ बाहर से, बम्बई से विदेशी माल का बाइकाट कर रहे थे, है ना, बम्बई में विदेशी माल का बाइकाट जारी था, इसकी तहरीक जारी थी, इसकी सत्याग्रह चाली थी, और हुकूमत ने इंग्लिस्तान से बड़ी मिकदार में कपड़े मंगाए थे जो ट्रकों में लादकर हमारे मुल्क में अलग अलग हिस्सों में पहुँचाए जा रहे थे, है ना। तो उसको, उन ट्रकों को रोकने के लिए सैयद बाबू गिनू ने जो है उसको, ट्रकों को रोकने के लिए कि मुल्क में तकसीम ना हो, उसके लिए कोशिश की। और उन्होंने ट्रक के सामने जाकर ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक नहीं रुक रहा था। तो उसके बावजूद ट्रक को रोकने के लिए बाबू गिनू जो है ट्रक के सामने लेट गए, है ना। लेट जाने के बाद ट्रक ड्राइवर और अंग्रेज़ हुकूमत के जो अफसर वहाँ मौजूद थे वो इतने जालिम थे कि उन्होंने बाबू गिनू के ऊपर जो है ट्रक को चला दिए। इस तरीके से बाबू गिनू सैयद जो है ये शहीद हो गए। इस तरीके से उन्होंने कपड़े की जो तहरीक थी उसको कामयाब करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। सूल नाफरमानी की तहरीक की जो खुसूसियात थी वो यहाँ इस बॉक्स में दी गई हैं, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद हुकूमत को ये महसूस हो गया कि अब हिंदुस्तान के अंदर हमारी हुकूमत ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। इस वजह से हुकूमत ने गांधी जी और दीगर दूसरे रहनुमाओं को बुलाकर यहाँ पर गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस की। इंग्लिस्तान में गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई है टोटल 3, 1930 से लेकर 1932 के दरमियान टोटल 3 गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। गांधी जी इस वजह से, गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस इस वजह से मुंतखब की गई थी, बनाई गई थी कि जब अंग्रेज़ भारत को आज़ाद करेंगे तो भारत का कानून क्या रहेगा, कैसे क्या निज़ाम चलेगा। तो इसके अंदर बहुत सारी तफसील है। आप लोग जब क्लास शुरू होगी हम लोग इसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आप लोग इतना समझ लो कि इंग्लिस्तान के अंदर, यानी आज के इंग्लैंड के अंदर 3 गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिनमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर तेज बहादुर, है ना, बैरिस्टर मोहम्मद अली जीना वगैरह शामिल हुए थे, जिन्होंने मिल करके अंग्रेज़ों के साथ और दूसरे लोगों के साथ मिलकर जो है हिंदुस्तान के अंदर मौजूद जो आज कानून है ये कैसे रहेगा, क्या रहेगा, उसके ख़िलाफ़ माथापच्ची की थी। इस तरीके से हमारे मुल्क को जो है अंग्रेज़ों से फिर धीरे धीरे कानून बनने के बाद सन 1947 में मुल्क को आज़ादी मिल गई। ये सबक यहाँ ख़त्म हुआ। इसके अंदर कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया या कुछ नुकात ऐसे हैं जो नहीं समझ में आया, तो आप लोग मुझसे स्कूल में 9:30 से 12 के दरमियान आकर मुलाकात करके समझ सकते हैं। अस्सलाम।